उस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रह्म शक्ति अस्पताल में लगी आग, तीसरी मंजिल पर लगी आग, एक मरीज के हलाक होने की खबर। तमाम मरीजों को किया गया रेस्क्यू। आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। ब्रह्म शक्ति अस्पताल में लगी आग, तीसरी मंजिल पर लगी है आग, एक मरीज के हलाक होने की खबर। तमाम मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ब्रह्म शक्ति अस्पताल में आग लगी है, तीसरी मंजिल पर यह आग लगी है, एक मरीज के हलाक होने की खबर है। तमाम मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर है। ब्रह्म शक्ति अस्पताल में लगी आग, तीसरी मंजिल पर आईसीयू में यह आग लगी है, एक मरीज के हलाक होने की खबर है। तमाम मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से ब्रह्म शक्ति अस्पताल में आग लगने की। इस वक्त ताज़ा स्थिति क्या है, ताज़ा हालात क्या है? देखिए, फिलहाल तो आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन ये जो आग अचानक इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी, 3rd फ्लोर पर जो आईसीयू था उस आईसीयू वार्ड तक पहुंच गया और ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के अंदर में देखते देखते काफी हंगामा मच गया। ये रोशनी स्थित अस्पताल है जिसमें कि 9 मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 दमकल की गाड़ियों को भेजी गई कि जितना जल्द से जल्द वहां पर राहत बचाव किया जाए और आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। उसके बाद वहां पर उस आग पर फिलहाल काबू तो पा लिया गया है, लेकिन एक व्यक्ति के मरने की खबर आ रही है और वो तक जिसकी मृत्यु हुई है वो आईसीयू वार्ड में शिफ्ट था और उसे निकालने में हुई विलंब के वजह से। बिल्कुल शंकर, जैसा कि आपने बताया कि आईसीयू में आग लगी है, तीसरी मंजिल पे जो आईसीयू था उसमें आग लगी है, तो कितने मरीज आईसीयू में रहे होंगे और इसके अलावा आग लगने की वजह क्या क्या अभी तक कुछ साफ हो पाया है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में आग की जो घटना है वो उसमें काफी इजाफा देखने को मिल रहा है और इसकी जो मुख्य वजह बताई जा रही है कि जिस तरह से एसी में कहीं आग लगना या उसके बाद जो इलेक्ट्रिक जो सामान है उसमें आग लगना। लेकिन इस अस्पताल की अगर बात करें तो इस अस्पताल में निकलने का रास्ता वहां पे एक ही था और वहां पर आग की जो लिफ्टें जिस तरह से बढ़ी फिर निकलना मुश्किल हो गया था, जिसके चलते यहाँ पर यह घटना हुई है। हालांकि एक पेशेंट जो 3rd फ्लोर पे शिफ्ट थे और ये जो पूरी घटना है, पूरा जो आग लगने की घटना है, ये आज सुबह में 5 बजे की घटना है। 5 बजे ये आग लगी थी और 5 बजे जिस वक्त में आग लगी उसके बाद उस मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी गई और उसके बाद उस मौके पे जैसे दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची उसके बाद वहां पर तुरंत रात रेस्क्यू किया गया, तमाम लोगों को निकाला गया। लेकिन आईसीयू में एक ऐसा मरीज जो वहां पे जिसका इलाज चल रहा था, जो वहां पे स्थित था, तो उसको निकालने में विलंब होने की वजह से उसका दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि दमकल विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस के प्रशासन के अधिकारी अभी मौके पे ही हैं और आग लगने की वजह की तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि वो बिजली में शॉर्ट सर्किट की वजह से वो आग लगी थी और आग लगने के बाद वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहां पर जो फायर फाइटिंग सिस्टम भी नहीं था, जबकि अस्पताल के अंदर में फायर फाइटिंग सिस्टम होना कंपलसरी होता है, उसी के आधार पर एनओसी मिलता है। लेकिन इस अस्पताल में आग बुझाने के लिए तत्काल जो व्यवस्था होनी चाहिए कोई भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के कोलगाम में वाक़ खांडेपुरा इलाके में दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एक इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें अब तक हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक मिलिटेंट हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज को खांडेपुरा कोलगाम इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद यहाँ एक झड़प शुरू हुई। कोलगाम पुलिस, फौज, सीआरपीएफ की यह मुश्तरका कार्रवाई थी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ोहर के पास, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज़ोहर, कोलगाम में इनकाउंटर की खबर है, इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है, वहां पर क्या अपडेट है?
देखिए आजम, मैं आपको बताऊं कि ये दौरान शब का वाकया है। खाड़ेपुरा इलाका जो है कुलगाम, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला उन्हें मौसूल हुई थी। उसके फौरन बाद उन्हें यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और जो है इस दौरान एक झड़प शुरू हुई और झड़प में अभी तक जो है हिजब से वाबस्ता एक मकामी मिलिटेंट, जो पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया है कि हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक मिलिटेंट जो है इस झड़प में मारा गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर फौज और कुलगाम पुलिस जो है वो जगह जगह पे तैनात की गई है। और कुल मिलाकर आपको पता ही है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से कुलगाम काफी खबरों में रहा है और यहाँ पे टारगेट किलिंग्स भी हुई है। उसके फौरन बाद आज ये एनकाउंटर हुआ है और जिसमें अभी तक एक मिलिटेंट मारा गया है। जोर एक चीज ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक लोकल कमांडर जो है वो मारा गया है। तादाद कितनी थी? क्या पुलिस एहलकार ये बता पा रहे हैं कि कितनी तादाद में रहेंगे? गोलियों का जो तबादला हुआ क्या वो पूरी तरह से रुक चुका है? देखिए आजम, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो इतला मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं यहाँ पे। अभी तक एक मकामी मिलिटेंट जो है वो इस ऑपरेशन में मारा गया है और गोलियों का तबादला वक्फे वक्फे पे जारी है, लेकिन कुछ देर से गोलियों का तबादला जो है वो रुक गया है। लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है और जो मजीद मिलिटेंट वहाँ पे हो सकते हैं उन्हें तलाश किया जा रहा है। और जो झड़प है वो आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि सुबह सवेरे जो है गोलियों का तबादला जो है वो शुरू हुआ था, ना थमने वाला सिलसिला, लेकिन अभी कुछ देर पहले हमें इतला मौसूल हुई है कि वक्फे वक्फे पे गोलियों का तबादला हो रहा है और फिलहाल एक मिलिटेंट इस हमले में, जो इस झड़प में जो है वो मारा गया है अभी तक। जी आजम, जोर इलाका पूरे आबादी वाला दिख रहा है, तो क्या इस दौरान किसी लोकल के जख्मी होने की या इस तरह की कोई खबर है? देखिए मैं आपको बताऊं कि इब्तिदाई मरहले में जो हमें इत्तलात मौसूल हुई है, फौज का एक जवान भी इस झड़प में जख्मी हुआ है। उसके अलावा रिहायशी इलाका है और ये एक मकान में छुपे हुए हैं और मिलिटेंट का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने एक मकान में, रिहायशी मकान में पनाह ली थी और उसके बाद जो ये एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ। लेकिन खांडेपुरा इलाके का जहां तक ताल्लुक है, ये रिहायशी इलाका है, गुंजान इलाका है और ये यहाँ पे लोग जो हैं बागात हैं और रिहायशी इलाका भी है। जी चलिए जोर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिहार के पूर्णिया में बेकाबू स्कॉर्पियो तालाब में गिर गई, जिसमें सवार 8 अफराद की मौत हो गई। स्कॉर्पियो में 10 अफराद सवार थे, जिसमें 2 जानें बच गई, लेकिन बाकी सब पानी से बाहर नहीं निकल सके। बताया जा रहा है कि तमाम लोग शादी करके घर वापस जा रहे थे कि एक मोड़ पर कार बेकाबू हो गई और उलट गई। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कल नमाज जुमा के बाद मुल्क के कई छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। दिल्ली, हैदराबाद, रांची, सहारनपुर, कोलकाता, लुधियाना, अहमदाबाद और मुंबई में लोग सड़कों पर निकले और नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। रांची समेत कई मुकामात पर एहतजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। रांची में पुलिस ने एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हुए हवाई फायरिंग भी की। रांची में एहतजाज के दौरान 2 एहतजाजी हलाक हुए जबकि दर्जन भर जख्मी हुए, जिसके बाद रांची के 12 तशद्दुद ज़दा थाना इलाकों में कर्फ्यू और दफा 144 नाफिज कर दी गई है। हालात को देखते हुए रांची में इंटरनेट खिदमात को भी मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब यूपी में हुए एहतजाजी मुजाहरों के बाद यूपी की योगी हुकूमत ने कई मुकामात से अब तक 136 अफराद को गिरफ्तार किया है और उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे रांची का, जहां से हमारे नुमाइंदे ओम प्रकाश इस वक्त जुड़े हैं। ओम प्रकाश, कल जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से एहतजाज हुआ, पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ, इसमें 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। कई जगहों पर यह भी बताया जा रहा है कि कर्फ्यू लगा दिया गया। इस वक्त स्थिति क्या है और कहां कहां पर कर्फ्यू लगाया गया है? जी, बता दें कि धारा 144 को प्रभावी किया गया है, जिसमें कि लालपुर का इलाका, जगन्नाथपुर, डोरंडा, कोतवाली, लालपुर, तमाम सुखदेव नगर जैसे इलाके शामिल है, जहां पर ये कर्फ्यू जो धारा 144 है वो प्रभावी की गई है और यहाँ पर 4 से अधिक लोगों के मजमा लगाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इंटरनेट सेवा को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट
को पूरी तरह से बंद किया गया है, ताकि जो स्थिति है, जो तनावपूर्ण स्थिति बनी है, वहीं गाँव का बाजार जो गर्म हो रहा है उसे रोकने के लिए इस तरह के उपाय जो है प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। वहीं जाहिर तौर पर इस पूरी कार्रवाई के बाद राजधानी रांची में न सिर्फ एटीएस बल्कि तमाम जो फोर्सेज हैं उन्हें डिप्यूट कर दिया गया है, रैफ को भी बुलाया गया है और रैपिड एक्शन फोर्स भी जो संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों में पूरी तरह से गश्त लगा रही है, वहां उन्हें डिप्यूट किया जा रहा है। तो पूरी तरह से कहा जाए तो फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन प्रशासन के नियंत्रण में है। देखना होगा कि इस पूरे माहौल को कब तक प्रशासन जो है वो शांतिपूर्ण माहौल में बदलने में बिल्कुल। ओम प्रकाश, कई जगह पे आगजनी की भी कल खबरें आई, पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, क्या अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? जी, अब तक इस पूरे मामले में कुछ लोगों को डिटेन जरूर किया गया है, जबकि एक युवक को गिरफ्तार किया गया है जिसने बिहार के मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर हमला किया था। उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूरे मामले को देखकर देखा जाए तो फिलहाल पुलिस जो है वो एहतियातन जो माहौल को दुरुस्त करने को लेकर तमाम उपाय कर रही है। वहीं अभी गिरफ्तारियों के भी प्रयास जो है वो अब किए जाएंगे, वो उसे भी तेज किया जा रहा है। कई लोगों को डिटेन जरूर किया गया है, हालांकि लोगों की शिनाख्त जरूर पुलिस के द्वारा की गई है। कई लोगों का शिनाख्त हो चुकी है और उनकी भी गिरफ्तारी की बात जो है वो जल्द प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जो भी उपद्रवी हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो फिलहाल देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से जो प्रभावी उपाय हैं वो किए जा रहे हैं ताकि माहौल जो है वो शांतिपूर्ण हो सके। तो इसे लेकर उपाय ज्यादा किए जा रहे हैं ताकि जो सौहार्दपूर्ण माहौल है वो जल्द से जल्द शहर भर में कायम हो सके। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल आपने देखा कि जिस तरह से नमाज जुमा के बाद मुल्क के अलग अलग शहरों में एहतजाज किया गया, उसके बाद कई जगह ये एहतजाज पुरतशद्दुद भी हो गया था, जिसके बाद अब हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। खासकर रांची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 शख्स जो है इस पुरतशद्दुद एहतजाज में हलाक हुए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को यहाँ पर फायरिंग भी करनी, हवाई फायरिंग करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, कई जगह पर लाठीचार्ज भी की गई। तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कल नमाज जुमा के बाद मुल्क के कई छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खासकर दिल्ली के जामा मस्जिद पर नमाज जुमा के बाद बड़ी तादाद में लोग सीढ़ियों पर जमा हुए और एहतजाज दर्ज कराया। हैदराबाद में भी एहतजाज दर्ज कराया गया। इसके अलावा रांची, सहारनपुर, कोलकाता, लुधियाना, अहमदाबाद और मुंबई में भी लोग सड़कों पर निकले और नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। इसकी गिरफ्तारी का लगातार मुतालबा किया जा रहा है। रांची समेत कई मुकामात पर एहतजाज के दौरान तशद्दुद भी देखने को मिला। रांची में पुलिस ने एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हुए हवाई फायरिंग भी की। रांची में एहतजाज के दौरान 2 एहतजाजी हलाक हुए जबकि दर्जन भर जख्मी हुए, जिसके बाद रांची के 12 तशद्दुद ज़दा इलाके जो है उनमें कर्फ्यू लगा दिया गया है। 144 नाफिज की गई है, इसको सख्ती से नाफिज करने की बात की गई है। हालात को देखते हुए रांची में इंटरनेट खिदमात को भी फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी यानी यूपी में जो कई जगहों पर एहतजाज हुए थे, तो एहतजाजी मुजाहरों के बाद यूपी की योगी हुकूमत भी सख्त नजर आ रही है। कई मकामात से अब तक 136 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे सहारनपुर का, जहां से नुमाइंदे दिवेश त्यागी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। दिवेश, कल जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से एहतजाज हुआ, सड़कों पर लोग एहतजाज करते नजर आए, कहीं कहीं पुरतशद्दुद एहतजाज भी हुआ, इस वक्त स्थिति क्या है सहारनपुर में? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, सहारनपुर में कल जुमे की नमाज 1 बजे जमा मस्जिद में होती है। जमा मस्जिद में नमाज के बाद एक झुंड के रूप में भीड़ निकलती है, नारेबाजी करती है और नारेबाजी करने के बाद वो शहीदगंज, नेहरू मार्केट होती भी घंटाघर पहुंचती है। घंटाघर काफ़ी देर नारेबाजी करती हैं, अपना प्रोटेस्ट करती हैं। उसके बाद जब भीड़ लौट रही होती है तब भीड़ नेहरू मार्केट में कुछ दुकानों पर जो दुकानें खुली हुई थी उन पर लूटने का प्रयास करती है और कुछ पत्थरबाजी भी करती है। लेकिन पुलिस फोर्स द्वारा लठियाने के बाद, उनको खदेड़ने के बाद भीड़ यहाँ से निकल जाती है। लेकिन किसी प्रकार से माहौल बच जाता है कि माहौल खराब होने से बचता है। लेकिन
पुलिस ने इसके उपरांत कार्रवाई की। यहाँ 45 लोगों को गिरफ्तार किया है, 200 लोगों को नाम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं आपको यह भी बताना चाहूँगा, सहारनपुर में मैं उसी जगह हूँ, नैन मार्केट में। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा मार्केट है जो अभी बंद है, लेकिन हालात यहाँ सामान्य है क्योंकि कल फोर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तारी भी शुरू कर दी और अब माहौल यहाँ पर शांत है क्योंकि मार्केट खुलने का समय 10 बजे के बाद है। 10 साढ़े 10 तक मार्केट खुलती है, लेकिन अब पूरा माहौल शांत है। ऐसी यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस फोर्स पूरी एक्टिव है, लगातार गश्त कर रही है और यहाँ जो एसएसपी का कहना है कि जो हालात जो है वो सामान्य है। जी बिल्कुल दिनेश, हमने देखा कि कई जगह पर 144 लगाया गया है, तो क्या सहारनपुर में भी इस तरह की कोई स्थिति है कि 144 वहां पर पुलिस की तरफ से लगाया गया हो? अभी पुलिस की तरफ से 144 नहीं लगाया गया है और फिलहाल जो है जो वीडियो कैमरे हैं जो नगर निगम द्वारा अभी करीब 1000 कैमरे यहाँ इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी कैमरे एक्टिव हैं, उनसे वीडियो फुटेज खंगाली जा रही है और जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं और लोगों से जो भी फुटेज मिल रही है उसके आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, यह जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम उम्र के बच्चे थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी प्रोटेस्ट करने में भीड़ में काफ़ी शामिल थे और जो 10 से 17 साल के बच्चे वो प्रोटेस्ट करने में सबसे आगे थे और जो भीड़ थी उन्हीं के जैसे वही नेतृत्व कर रहे हैं भीड़ का। इस प्रकार से ये पूरा प्रोटेस्ट किया गया। जी चलिए दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 60 सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। मुल्क की 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए जुमे को वोट डाले गए। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए हुए इंतखाब में बीजेपी को 3 सीटों पर, शिवसेना को 1, एनसीपी और कांग्रेस को 1-1 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। बीजेपी से धनंजय महाजन, अनिल बोंडे और पीयूष गोयल मैदान में थे, जबकि शिवसेना से संजय पवार और संजय राउत, कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी और एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल मैदान में थे। महाराष्ट्र में संजय पवार के लिए शिवसेना ने पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। राजस्थान में बीजेपी को 1 सीट से मुतमईन होना पड़ा और कांग्रेस को 3 सीटों पर कामयाबी मिली। राजस्थान में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने कामयाबी हासिल की। यहां से बीजेपी के वाहिद उम्मीदवार घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले। कर्नाटक में हुए राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। कर्नाटक में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, अदाकार, सियासतदान जगेश और लहर सिंह ने बीजेपी से कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस के साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश भी जीतकर राज्यसभा पहुंचने में कामयाब हुए। हरियाणा में बीजेपी ने 2 सीटों में से 1 पर जीत हासिल की और दूसरी पर आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। जाहिर सी बात है, जीत के आए हैं, बड़े संघर्ष के बाद जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम साजिशें की, काउंटिंग देर से शुरू करवाई, उसके बाद भी हम लोगों ने पूरे धैर्य से इस चुनाव को लड़ा और अंततोगत्वा हम लोग चुनाव जीत करके आए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मैं महाराष्ट्र के अपने तमाम विधायकों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतनी शानदार और बड़ी जीत दिलाई। बहुत खुश हूँ। जिंदगी में जो बहुत मेहनत की थी, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला था। मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई के जहां सामान्य नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े। वसीम, राज्यसभा के कल चुनाव हुए, जिसका डर था पोजीशन हुकूमत को या आघाड़ी हुकूमत को, वही हुआ। बीजेपी ने तीसरी सीट जो है वो जीत ली है। जी ज़रूर, जिस तरह से ये बीजेपी की जो तीसरी सीट आई है, इस सीट के बाद बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है, क्योंकि जो आंकड़े थे वो आंकड़े बयां कर रहे थे कि महाविकास आघाड़ी जो सरकार है उसकी जो स्थिति है काफ़ी मजबूत है। यही वजह थी कि उन्होंने बाकायदा अपने चौथे उम्मीदवार को इस चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन बाजी यहाँ पे एक बार फिर बीजेपी ने मार ली और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से एक पूरी रणनीति तय की थी उसका साफ तौर पर असर यहाँ पर देखने को मिला। और जिस तरह से एक दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि कई ऐसे विधायक हैं जो उनके समर्थन में, और इस वोटिंग के दौरान ये बात साफ तौर पे दिखाई देने लगी। जिस वक्त ये वोटिंग हुई, इस वक्त ऐसा एहसास नहीं था कि इतनी आसानी से महाविकास आघाड़ी को बीजेपी हरा देगी और जो तीसरे उम्मीदवार को निकाल लेगी। करीब 3 बजे करीब 285 जो विधायक हैं उन्होंने वोटिंग की थी और जो 5 बजे से काउंटिंग शुरू होनी थी वो 5 बजे से ना शुरू होते हुए करीब 9 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हुई। इस बीच में कई तरीके के आरोप और प्रत्यारोप दोनों के बीच में लगते रहे। जिस तरह से बीजेपी ने 3 विधायकों के वोटों को लेकर सवाल उठाए थे, जिसमें से 2 मंत्री थी, यशोमती ठाकुर और जितेंद्र आव्हाड। और जिस तरह से सुहास कांदे जो शिवसेना के विधायक है, इन तीनों के वोटों को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठाए थे, जिसके बाद सुहास कांदे का जो वोट है उसे हटा दिया गया, उसके नामंजूर कर दिया गया। बाकी यशोमती ठाकुर और जितेंद्र आव्हाड को अनुमति जरूर दी। लेकिन जिस तरह से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई उस दौरान जिस तरह से मामले सामने आए और लगभग ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट विधायक है वो बीजेपी की तरफ गए। एक छोटे दल है जिन्होंने अपना समर्थन सीधा बीजेपी को दिया है और इससे बीजेपी के जो हौसले हैं काफ़ी बुलंद हो चुके हैं। और वसीम ये जानना चाहेंगे, हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, तो बीजेपी को तीसरी सीट जीतने के लिए तकरीबन 12-13 वोट की जरूरत थी। तो महाविकास आघाड़ी कहां नाकाम हुई, कहां पीछे रही कि इन जो आजाद उम्मीदवार हों उनको संभालने में कामयाब नहीं हुई? क्या महाविकास आघाड़ी से भी कोई वोट टूटकर उधर गया? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है?
देखिए जिस तरह से जो आंकड़े सामने सामने आ रहे, जो खबरें सामने आ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा छोटे दल और जो इंडिपेंडेंट्स उम्मीदवार थे, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे, वो सारे इसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जिस तरह से वोटिंग की शुरुआत हुई उसी दौरान बीजेपी ने इस बात का ज़्यादा जोर दिया था किस तरह से वो जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं उन्हें अपनी ओर किस तरह से लाया जाए। इस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा कोशिश की और सबसे अहम भूमिका रही इसमें बीजेपी के आला नेताओं की। लेकिन कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को इस बात से सीखने की ज़रूरत होगी कि कई जो छोटे दल थे, जब उन्होंने सरकार बनाई थी उस वक्त उन्होंने समर्थन दिया था, वो उनसे नाराज़ चल रहे हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी काफ़ी दिनों से नाराज़ थी, उनका साफ तौर पर आरोप था कि सीएम उद्धव ठाकरे उन्हें वक्त नहीं देते हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं मुस्लिम्स के जो अब तक पूरे नहीं किए जा रहे, कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम बनाए गए थे उसे पूरा नहीं किया जाता। लेकिन किसी तरह से समाजवादी पार्टी को बनाया गया, अब आज़मी की मीटिंग उद्धव ठाकरे से कराई गई, उसके बाद कई तरह के वादे किए गए, उसके बाद उन्होंने समर्थन अपना महाविकास आघाड़ी सरकार को दिया। तो इसी तरह के ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जिनका साफ तौर पे ये अक्सर आरोप लगता रहा है बंद में कि जो उन्हें अमाउंट दिया जाता है, जो निधि दी जाती है, जो फंड दिया जाता है, वो पूरी तरीके से उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके से कोई डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये नाराज़गी काफ़ी थी और उस नाराज़गी को दूर करने की लगातार महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोशिश की जा रही थी, दावे किए जा रहे थे। जो नंबर से 159 लोगों का समर्थन, और ऐसे वक्त में जब वोटिंग होती है तो 10 से 12 जो वोटर्स हैं वो हट जाते हैं उनकी तरफ से, तो ये बड़ा झटका है क्योंकि 106 के करीब बीजेपी की सीटें हैं, उसके बाद उन्हें निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला था, 113 हुए थे। अब उनके बाद जो वोटिंग गिरी है 123 के करीब, यानी कि 10 के करीब जो वोटर्स हैं वो बाकायदा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। और जो पहला राउंड था हमने देखा था जिसमें संजय पवार बाकायदा आगे चल रहे थे, उन्हें 38 मत वोट मिले थे, इसके बाद 23, लेकिन जो सेकंड राउंड शुरू हुआ और जो सेकंड चॉइस थी उसमें सबसे ज़्यादा वोट माणिक को मिला। ये अपने आप में एक बड़ी जीत के तौर पे बीजेपी देख रही है और इसी तरह को लेकर लगातार अब बयानबाजी भी महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। हम देख पा रहे हैं कि जश्न का भी माहौल है बीजेपी के खेमे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।